Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about economics for class 12th, and in this video we understand about the chapter number 8, that's name is a short run fixed price analysis in the product market, and it is our third part. In this part our today's topic is the Keynesian's saving investment viewpoint, यानी कि केन्स का सेविंग इन्वेस्टमेंट का जो व्यू पॉइंट है उसको हम सर्च देखेंगे यहाँ पे। तो ये है क्या, पहले देखते हैं कि इनका कहना क्या है। तो नॉर्मली कहते हैं केन्सियन सेविंग इन्वेस्टमेंट या केन्स सेविंग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू केन्स द इनकम एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर द सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक जो इनकम और हमारा एम्प्लॉयमेंट है जब ये दोनों इक्वल होते हैं, ये जब दोनों इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इनकम जो हमारी होती है वो सेविंग्स के या इन्वेस्टमेंट के इक्वल में होती है, यानी कि यस इज इक्वल टू आई एंड सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये तब पॉसिबल है जब क्या होता है, इनकम और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम सिचुएशन में होते हैं। ठीक है। एन इकोनॉमी हैव टू टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक इकोनॉमी की अगर बात करते हैं वो दो तरीके की इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है। एक हमारा होता है प्लान्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो किसी प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करके किए जाते हैं, जिसमें जो इन्वेस्टमेंट होता है वो पहले से क्लेरिफाई होता है कि वो इन्वेस्टमेंट किधर को होना है। और अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट ऐसे होते हैं जो रिक्वायरमेंट के बेसिस को फोकस करके किए जाते हैं, यानी कि जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से उसको इन्वेस्ट किया जाता है। अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, रियल इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें, कोई भी इकोनॉमी जो होती है, किसी भी जो हम दोनों को जोड़ते हैं प्लान्ड इन्वेस्टमेंट को और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, प्लस अगर इसके साथ हम अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट को अगर जोड़ लेते हैं तो ये दोनों मिलके क्या करते हैं, हमारे रियल इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको आईपी इन्वेस्टमेंट यू और इन्वेस्टमेंट आर, यानी कि इन्वेस्टमेंट आर इज इक्वल टू आई पी प्लस आई यू, ये फार्मूला हमारा जनरेट होता है। यानी कि हम देखें तो इसके थ्रू क्या होता है कि जो रियल इन्वेस्टमेंट होता है वो क्या होता है, सम ऑफ द प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर देखें तो हमारा रियल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, आई आर इज इक्वल टू आई पी। ये सिचुएशन तब आती है जब, यानी कि प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रियल इन्वेस्टमेंट, ये कंडीशन तब आती है जब हमारा अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जीरो होता है। अगर अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट जीरो हो तो हमारा जो रियल इन्वेस्टमेंट है वो क्या होता है, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल रहता है, जबकि ऐसी संभावनाएं बहुत ही कम होती हैं। अगर हम इस तरीके से चीज़ों को देखें तो हम ये कह सकते हैं क्या कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई, यानी कि हमारा जो पिछला फार्मूला है, इनकम जो होता है वो कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है, यानी कि सम ऑफ द कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट इज रिप्रेजेंटिंग इनकम। इसमें अगर देखें तो आई का सेंस अगर देखें तो ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, ये दोनों इन्वेस्टमेंट होगा, रियल इन्वेस्टमेंट मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट और अनप्लान इन्वेस्टमेंट। यानी कि इस तरीके से y इज इक्वल टू सी प्लस आई आर, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू रियल इन्वेस्टमेंट। वास्तविकता में हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमने अभी पहले थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे यानी कि अगर हम मान लेते हैं पहला इक्वेशन ये है, ये कैसे होगा इसको अगर समझे तो आई आर, आर इज इक्वल, देखिए हम इन्वेस्टमेंट या रियल इन्वेस्टमेंट उतना ही कर सकते हैं जितना हम सेविंग करते हैं, जितना हमारे पास कंजप्शन के बाद बच जाता है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस, हमारा ये भी एक फार्मूला हमारा है। तो फार्मूला वन और इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू को अगर ले लेते हैं हम तो हमारा फार्मूला क्या जनरेट हो रहा है थोड़ा देख लिया जाए। इक्वेशन वन में होता है क्या, C प्लस आई आर इज इक्वल टू C प्लस एस।
तो हम C को इधर लेके जाते हैं, C माइनस C प्लस आई आर माइनस सी इज इक्वल टू एस, तो C से C कैंसिल हो जाता है, आई आर इज इक्वल टू एस, यानी कि रियल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट उतना ही कर सकते हैं जितना वास्तव रूप में हमारे पास सेविंग्स रहता है। आगे की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ कंजप्शन और इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट किया गया है। थोड़ा इसको अगर देख लेते हैं, जब इसको देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि हमारे पास क्या होता है, इनकम होता है, कंजप्शन होता है, सेविंग होता है, अगर कुछ बचता है तो उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचने का काम करते हैं। तो यहाँ पे एक सीधा सीधा फंक्शन है कि अगर देखें तो हमारे पास इनकम अगर नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि इन केस ऑफ यू डिडंट हैव अ इनकम बट देयर इज अ कंजप्शंस आल्सो, इनकम नहीं होगा लेकिन फिर भी कंजप्शंस आपके पास रहता है। तो वो कैसे रहता है कि अगर मान लीजिए आज आप अपने आप को एग्जांपल ले लीजिए, आप कोई पैसे अर्न नहीं कर रहे हैं लेकिन कंजप्शन तो आज भी आप कर रहे हैं, वो किसी भी मीडियम से हो। लेकिन अगर हम एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट की बात करें तो अगर हमारे पास इनकम 0 है तो भी कंजप्शन रहेगा। अगर मान लीजिए कंजप्शन हमारा 100 का है तो ये कंजप्शन बना रहेगा, इसमें कमी नहीं आएगी, लेकिन ये जाएगा कहाँ से, ये कंजप्शन जो होगा सी एस इज इक्वल टू, यानी कि अपनी सेविंग से होगा, यानी वाई माइनस सी से, जो हमने कंजप्शंस कर रखा है, जो हमारी टोटल इनकम है उससे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी कि हमने जो पास्ट सेविंग बना रखे हैं, जो पिछला हमने बचा के रखा है, उसमें से हम 0 इनकम होने की कंडीशन में अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर देखें तो सेविंग माइनस 0 100 हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, वो 100 हो जाएगा। यानी कि ये खर्च तो हमको करना ही करना है, भले अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्यों नहीं किया जाए। फिर अगर देखते हैं हमारा इनकम 100 होता है, तो मैंने आपको बताया भी है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इनकम आपका कम होता है और कंजप्शन ज़्यादा होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनकम आपका ज़्यादा होता है और कंजप्शन क्या होती है, नॉर्मल होती है, यानी कि कम होती है। तो उसमें आपकी सेविंग की सिचुएशन बनती है। लेकिन यहाँ पे अगर देखें, अगर हमने क्या किया, 100 कंजप्शन किया, 100 अर्निंग की, तो हमारी रिक्वायरमेंट जो है कंजप्शन की वो 150 हो जा रही है, यानी कि अभी भी हम 50 माइनस में हैं। लेकिन ओवरऑल इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट की बात करें तो हमारे पास जितना है हम पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देंगे। याद रखिए, यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देंगे। समझ में आ रहा होगा सिंचो। फिर 200 अगर हमारी इनकम होती है और हमारी यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है वो 200 है, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि हमारे पास जो सेविंग होगी वो 0 होगी। तो यहाँ पे अगर हम कितना खर्च करेंगे, जितना है हमारा 100% हम इसका खर्च कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे 100% जो भी हमारे पास है। फिर अगर हम बात करते हैं 300 अगर हमारी इनकम आती है तो 250 का हमारा कंजप्शन आता है, सेविंग हमारी 50 की होगी, ये 50 पॉजिटिव में होगी, और यानी कि हम अपना इन्वेस्टमेंट 100% कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कहता है 400 की अगर बात करें तो 300 का हमारा कंजप्शन आता है, 100 का हमारा क्या होगा, सेविंग होगा, और यहाँ पे भी हमारा इन्वेस्टमेंट 100% हो सकता है। देन आफ्टर हम बात करते हैं 500 की इसी तरीके से, 600 की इसी तरीके से, तो 500 है तो 350 आ जाएगा, 600 है तो 400 आता है। 500 की सिचुएशन में सेविंग हमारी 150 की हो जाती है पॉजिटिव में, और 600 में 200 की हो जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज या इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट में अगर देखें तो 100% हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर यहाँ देखें, कहता है टेबल 2 शो दैट द इवन द इनकम इज डिटरमाइंड एट अ लेवल ऑफ 400 द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बिकम बोथ आर इक्वल टू 100। यानी कि अगर देखें 400 की जब अर्निंग हो रही है तो ये ऐसी पॉइंट है जहां पे हमारा सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या हो रहे हैं, 100 हो रहे हैं। इट्स बिकम इक्वल टू 100 एट द इनकम लेवल ऑफ 400। यानी कि 400 जब इनकम लेवल हो रहा है तो दोनों की कंडीशन कैसी है, एक जैसी है। अब उसी चीज को यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया जाए। कहता है द फिगर 5 द रिप्रेजेंट द सेविंग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ अ इनकम इक्विलिब्रियम। इनकम इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है कि सेकेंड इन्वेस्टमेंट कर्व एंड एसएस सेविंग्स कर्व, देखिए ये एसएस सेविंग कर्व हमारा, और ये आई क्या है, वो इन्वेस्टमेंट कर्व है। तो आई और आई इन्वेस्टमेंट कर्व और हमारी सेविंग कर्व है। तो पहले क्या था, हमारा इन्वेस्टमेंट निगेटिव था, सॉरी सेविंग्स निगेटिव था, इन्वेस्टमेंट हमारा पैरेलल था। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और इन्वेस्टमेंट भी हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होना शुरू होता है, यानी कि एज इट इज ही बना रहता है। कहता है द सेकेंड आई एज द हॉरिजेंटल टू एक्स कर्व, एक्स एक्सिस इट्स रिप्रेजेंट, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या है, हॉरिजेंटल सिचुएशन में है। फिर कहता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एसएस कर्व इज ऑरिजिन फ्रॉम
द पॉइंट बिलो ओ। अब यहाँ पे क्या है, इसके अगेंस्ट अगर देखें तो बिलो पॉइंट ओ इन जीरो से कम से हमारा स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है उसी हिसाब से क्या हो रहा है, एसएस पॉइंट भी हमारा इंक्रीज होता जा रहा है और सेविंग्स का कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो रहा है। फिर कहता है अ सेविंग्स ऑफ अ निगेटिव, शुरुआती दौर में क्या हमारी बात, सेविंग्स निगेटिव है, एट अ पॉइंट ऑफ ए सेविंग्स बिकम इक्वल टू जीरो। अब पॉइंट ऑफ ए की अगर बात करें तो सेविंग्स क्या हो रही है हमारी, जीरो, यानी 200 इनकम जैसे हमारा हो रहा है, कंजप्शन भी हमारा 200 है और उस लेवल पे इन्वेस्टमेंट हमारा 100 का है, तो उस सिचुएशन में हमारी जो सेविंग्स है वो क्या है, जीरो है। हम किसी तरीके की सेविंग्स को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है, हम अगर 400 की बात कर रहे हैं तो 400 के सिचुएशन में सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट दोनों हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इससे जैसे आगे बढ़ते हैं वो इन लेवल भी क्या होता है, एबव होता चला जाता है। अब देते हैं इनकम इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ द केन्सियंस व्यू पॉइंट रिप्रेजेंट द अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन। जब अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, ये फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन की बात कर रहा था, अभी अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट के कंसेप्ट की बात कर रहा है। तो इसमें नॉर्मली कहता है द क्लासिकल व्यू पॉइंट द एक्सप्लेन द इनकम इक्विलिब्रियम लेवल एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल द एग्रीगेट डिमांड कैन बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ये तब पॉसिबल है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जब एग्रीगेट डिमांड क्या हो, एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो। और ये भी कहता है द contrary to it, the according to Keynesian viewpoint, the aggregate demand equal to aggregate supply at a point before full employment level that take a place at under full एम्प्लॉयमेंट लेवल। ऐसी सिचुएशन जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है तो ये ग्राफिकल सिचुएशन हमारी बनने के आती है, क्योंकि ये क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम ये जो हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, आपने देखा होगा कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो हमारा क्या होता है, डिमांड बना रहता है, इनकम भले हमारी कुछ भी हो, और उसके बाद दोनों जब सप्लाई जनरेट होती है तो हमारे पास क्या होती है, ये एएस की सिचुएशन जो होती है वो अलग होती है और एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन अलग होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मली अगर देखें तो जैसे जैसे हमारे इनकम लेवल में बदलाव आ रहा है तो पहले हमारे इनकम लेवल जीरो हुआ, उसका देखिए यहाँ पे डिमांड में क्या चेंजेस आ रहा है, डिमांड में यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो बदलाव है ये डिमांड में यहाँ पे बदलाव है, यहाँ से यहाँ तक इनकम लेवल के साथ आने वाले बदलाव में भी क्या होता है, डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई में भी चेंजेस आते हैं। यहाँ हमने अभी इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, थोड़ा सा इसका रिव्यू कर लिया जाए। पहले हमने पढ़ा कि इन एन इकॉनमी हमने देखा कि इनकम इक्विलिब्रियम लेवल और आउटपुट इक्विलिब्रियम लेवल और एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम लेवल, ये तीनों क्या होते हैं, सिनोनिम्स के रूप में देख लेते हैं या एक जैसे कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विलिब्रियम एनालिसिस ऑफ इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें साफ साफ बताया गया पहली सिचुएशन की एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये अगर बराबर होते हैं तो ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है। उसी में बताया गया कि एग्रीगेट डिमांड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंजप्शन प्लस सेविंग्स की बात करता है और एग्रीगेट सप्लाई कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो हम इसमें अगर सी को कैंसिल करते हैं तो इन सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, यानी कंजप्शन को अगर हटा दिया जाए, कंजप्शन जीरो हो जाए तो क्या होगा, सेविंग जो हमारी होगी वो इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाएगी। फिर हम देखा क्लासिकल कॉन्सेप्ट था एवरी इकॉनमी वर्क्स द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, हर एक इकॉनमी ये मांग चलती है कि जो उसका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो पूरी तरीके से फुल है, यानी कि जो काम करना चाहता है सभी को काम मिला हुआ है। इकॉनमी हैज़ अ कैपेसिटी ऑफ अ सेल्फ एडजस्टमेंट, हर एक इकॉनमी के पास अपनी खुद की कैपेसिटी होती है जिससे वो खुद को एडजस्ट करने का काम करता है। whatever is the produced in an economy is automatically consumed, तो वो ये मांग चलता है कि जो भी कुछ वो प्रोड्यूस किया रहा है एक इकॉनमी में वो ऑटोमेटिकली कंज्यूम हो जाएगा। फिर क्या, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, सप्लाई हमेशा अपनी खुद की डिमांड्स करती है, ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल in economy because the every additional production generates the additional income and as a result the total income equal to the total savings। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है कि ओवर प्रोडक्शन करना सही भी होता है, क्योंकि हर एक ओवर प्रोडक्शन क्या करता है, एडिशनल रिक्वायरमेंट को जनरेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और जो सेविंग्स होती है वो दोनों इक्वल सिचुएशन में आ जाती है। द जनरल अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी इज नॉट द पॉसिबल, ठीक है, बिकॉज द नो पॉसिबिलिटीज ऑफ द ओवर प्रोडक्शन अराइज इन द इकॉनमी। अगर देखें जनरल अनएम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करें तो इकॉनमी में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अक्सर क्या होता है हम ये मांग चलते हैं कि सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा जीरो हो जाए कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो हो तो ये पॉसिबल नहीं है। जब पॉसिबल नहीं है तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जो हमारा ओवर प्रोडक्शन होता है वो थोड़ा अराइज करने में मुश्किलात आते हैं, यानी कि प्रॉब्लम्स होती हैं।
आगे हम देख लेते हैं कि विच फ्लेक्सिबिलिटीज हेल्प द एलिमिनेटिंग द अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकॉनमी। विच फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि कम अधिक ज़्यादा जो भी वैसे भी हमारे पास वेजेस जो मिलते हैं वो क्या करता है, एलिमिनेट करने का काम करता है अनएम्प्लॉयमेंट को। कहीं ज़्यादा दे के कोई काम करा था तो कहीं थोड़ा दे के बहुत थोड़ा बहुत सारे लोगों को देके क्या कहता है काम कराया जाता है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट को रिप्रेजेंट तब एलिमिनेट करने का काम करता है। इंटरेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन द इक्वलिटी बिटवीन द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फ्लेक्सिबिलिटी की अगर बात करें यानी कि इंटरेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो यानी कि अगर हम कुछ पैसे बचा रहे हैं तो उसमें कुछ रिटर्न्स मिलता है, और साथ ही अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ से भी कुछ रिटर्न्स मिलता है। तो ये क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करता है किसके बीच में, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में। हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या सेविंग करने की तरफ मूव करते हैं जैसे हमारी अपनी सोच होती है। फिर कहते हैं केंसियंस कॉन्सेप्ट की, इक्विलिब्रियम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ 2 पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच में अगर बात करें तो एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या होगा, जैसा है वैसा ही कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर देखें एग्रीगेट सेविंग अप्रूव सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल इज डिटरमाइंड एट अ पॉइंट ऑफ वेयर द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर इक्वल। तो नॉर्मली एम्प्लॉयमेंट और इनकम लेवल जब दोनों बराबर होंगे तो सिचुएशन में सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी क्या होगा, बराबर होगा। फिर द फैक्ट ऑफ इंक्रीजेस द एग्रीगेट डिमांड, द व्हेन द एग्रीगेट डिमांड रेज the level of income and employment, the increase in the income vice versa। तो यानी कि जैसे जैसे अगर देखें तो अगर इसमें बदलाव आता है, थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं फोकस कर दूं, जो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के अप्रोच की बात थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब दोनों यानी कि AD इज इक्वल टू AS होंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेवल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन डिमांड अगर ज़्यादा हो और सप्लाई आपकी क्या हो, कम हो, यानी कि AD इज़ ग्रेटर दैन AS, तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट रेट आपका बढ़ जाता है, यानी लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और वहीं पे AD इज़ लेस दैन AS यानी सप्लाई ज़्यादा हो और डिमांड कम हो तो वहाँ पे लोगों को रेसेशन का टाइम फिक्स करना पड़ता है, यानी कि लोगों को जॉब से निकाला जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड। आपने समझा होगा सब कुछ ठीक तरीके से। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रह जाती है, यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लासरूम। थैंक यू।